फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति। इस क्रांति को कुछ हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 की क्या पृष्ठभूमि रही होगी, ठीक है। क्या पृष्ठभूमि रही होगी, कैसे भूमिका रही होगी, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि 1757 से लेके 1858 के मध्य, ठीक है, 1757 से लेके 1818 के मध्य अगर ब्रिटिशों का कहा जाए तो 100 वर्ष का ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिशों ने भारतीयों को हर क्षेत्र में प्रभावित किया है, यानी कि 100 वर्षों तक में। और इन 100 वर्षों के दौरान ही भारतीय क्षेत्रीय राज्यों का भी अधिग्रहण हमने देखा, जैसे सहायक संधि के द्वारा, तो हड़प नीति के द्वारा, ये सब नीतियों के द्वारा देखें। साथ ही अगर कहा जाए तो वास्तव में 1857 की क्रांति जो है, ठीक है, ये भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र एवं उसके नीतियों का परिणाम है। यानी कि ये जो 1857 की क्रांति हम कह सकते हैं, तो ये ब्रिटिश शासन के चरित्र एवं नीतियों के परिणाम, यानी कि ब्रिटिशों के बारे में हम लोग को पता चला कि किस तरीके से ब्रिटिश अपने कई नीतियों के अनुसार भारत में क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। और यही सबसे जनता असंतोष होके, ठीक है, 1857 की क्रांति करता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे कारण। अगर देखा जाए तो क्रांति के कई कारण थे, जैसे कि राजनैतिक कारण हो गया, राजनैतिक कारण। इसके बाद कह सकते हैं आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण हो गया, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग सैन्य कारण को भी देखेंगे, सैन्य कारण। प्रशासनिक कारण भी यहाँ देखने को मिलते हैं, प्रशासनिक कारण, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग तात्कालिक कारण भी देखेंगे, मंगल पांडे का तात्कालिक कारण। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है। क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 1857 की क्रांति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये 1857 की क्रांति है, ये सफल क्यों नहीं हुआ, यानी कि इनकी असफलता के कारण के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति में ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि यह असफल रहा। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि कई और विद्रोह होंगे और साथ में एक राष्ट्रवादी का चेतना होता है, यानी कि राष्ट्रवादी का उदय होगा। इसके बाद विद्रोह के परिणाम को भी हम लोग देखेंगे, विद्रोह के परिणाम, यानी कि 1857 की क्रांति से भारत में क्या रिजल्ट आता है, ब्रिटिश कैसे धीरे धीरे अब डरने लगते, ये सब के बारे में जानेंगे। और 1857 की क्रांति इतनी महत्व क्यों रखती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम कई पुस्तकों के बारे में जानेंगे जिसमें इनका उल्लेख किया गया है, प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ से जानेंगे कि 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात करें सबसे पहले राजनैतिक कारण के बारे में। राजनैतिक कारण, तो अगर हम लोग राजनैतिक कारण के बारे में चर्चा करें तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिस पर मैं एक कहानी बताऊंगी। तो अगर कहा जाए तो डलहौजी 1848 में भारत में आया, ठीक है। 1848 में कहाँ आया, भारत आया। और इसने
यानी कि डलहौजी ने भारत में राज्य हड़प की नीति लागू की। राज्य हड़प की नीति लागू की। साथ ही साथ हम देखने को मिलता है कि 1848 में ही मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ देने का आदेश मिलता है। लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया। छोड़ने का आदेश दिया कौन? डलहौजी ने। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि कर्नाटक के नवाब एवं त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीनी गई। त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीन लिया गया। ठीक है, छीनी गई। साथ ही साथ देखा जाता है कि अब जो नाना साहेब है, नाना साहेब, अब इनकी पेंशन भी छीन ली जाती है। यानी कि पहले इनको पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अब इनकी पेंशन भी छीन ली जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए और लॉर्ड डलहौजी को भारत में एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है। डलहौजी को भारत पुनः अधिग्रहण के लिए भेजा गया और 1848 में ही राज्य हड़प नीति की घोषणा की। कौन? डलहौजी। ठीक है। और इस नीति के अनुसार जिन भारतीय राजाओं के दत्तक पुत्र हैं, दत्तक कहने का मतलब कि जिनके अपने पुत्र नहीं है, गोद लिए पुत्र हैं, ठीक है, उन्हें राजा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और डलहौजी ने इस नीति से भारत के 7 राज्यों का अधिग्रहण किया, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सभी अधिग्रहित राज्यों में इस नीति ने असंतोष की भावना को उत्पन्न कर दिया। यानी कि जितने भी राज्य थे उन सभी में अब गुस्सा आने लगा, आक्रोश आने लगा और क्रांति की पृष्ठभूमि की स्थिति बनी। 1848 में डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ देने का आदेश दे दिया। यानी कौन से बादशाह थे? तो बहादुर शाह जफर को, ठीक है, लाल किला छोड़ देने के लिए इनको मजबूर कर दिया जाता है। और 300 सालों से स्थापित मुगल साम्राज्यों के शासकों से जनसाधारण भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। यानी कि 300 साल से मुगल जो थे भारतीयों से जुड़े हुए थे और इनको लाल किला से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और ब्रिटिशों का विरोध अब शुरू हो गया और क्रांति का क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म यानी कि आधार तैयार होता है। डलहौजी ने त्रावणकोर के राजा और कर्नाटक के नवाब की उपाधियां भी छीन ली थी, जिससे कि संबंधित राज्य में रोष उत्पन्न होने लगा। रोष कहने का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, ठीक है। और 1856 में डलहौजी ने अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर उससे भी छीन लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि 1856 में ही अवध पे कुशासन का आरोप लगाया जाता है। अवध पर कुशासन का आरोप कौन लगाते हैं? तो डलहौजी लगा देते हैं और अवध को भी छीन लेते हैं। और कानपुर की जो पेंशनर शासक है नाना साहब, अब इनकी पेंशन भी छीन ली जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि इन सभी नियमों से, डलहौजी के इन सभी नियमों से भारतीय जनमानस को अब नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो नकारात्मक भावना उत्पन्न हुई, ये भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक कारण के बारे में। बात करें प्रशासनिक कारण के बारे में तो इनमें भी देखने को मिलता है कि कंपनी की प्रशासनिक नीति
असंतोष का कारण बनता है, असंतोष का कारण बना। ठीक है, साथ ही साथ न्याय प्रणाली भी उतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि कह सकते हैं कि न्याय प्रणाली दोषपूर्ण थी, दोषपूर्ण थी। और कर व्यवस्था की बात अगर किया जाए टैक्स का, तो कर व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कर व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीति भी भारत में असंतोष का कारण बने और कई स्तरों पे कानून व्यवस्था में भी पक्षपातपूर्ण थे। जैसे कि जमींदारों के प्रति ब्रिटिश नीति उदार थे और बाकी लोगों के प्रति वो गुस्सैल थे। जटिल एवं महंगे न्याय प्रणाली भी लोगों के लिए औचित्यहीन थे, यानी कि जो साधारण जनमानस थे उनके लिए जटिल थे और महंगे भी कानून व्यवस्था थे, जबकि बड़े लोगों के लिए वो सब पैसे के समान थे, यानी पैसा दीजिए और न्याय अपने पॉकेट में रखिए। ब्रिटिशों के द्वारा लागू किए गए कर प्रणाली और उसे वसूलने के लिए किया गया बल प्रयोग संवेदनहीन था, यानी कि अच्छा नहीं था। तो यह भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति के लिए। इसमें एक और कारण बनता है जैसे कि सामाजिक धार्मिक कारण, तो चलिए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। हम लोग बात करें सामाजिक धार्मिक कारण के बारे में, ठीक है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। ठीक है, हस्तक्षेप आरंभ हो गया था, यानी कि ब्रिटिश जो है अब हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे और ईसाई धर्म का वो लोग प्रचार ये सब करना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी एक कारण बना। साथ ही साथ उन्होंने 3 अधिनियम पास किए, 3 अधिनियम, जैसे कि 1829 में सती प्रथा बनाई उन्होंने। सती प्रथा कहने का मतलब होता है कि अगर कोई पुरुष मर जाता है तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। तो ब्रिटिशों ने इस पे रोक लगाया और इसके लिए इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जो भारतीयों के लिए अच्छा था, लेकिन भारत में ही कई ऐसे रूढ़िवादी थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, तो उनके लिए यह भी एक कारण बना है। दूसरा बात करें तो ये 1843 में बलि प्रथा, तो इस पे भी रोक लगाया गया। और 1856 में कहा जाए तो हिंदू विधवा एक्ट, यानी कि इसमें ये नियम बनाया गया कि जो महिला विधवा हो चुकी हैं उनका फिर से विवाह हो सकता है। तो ब्रिटिशों ने ये सब काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन रूढ़िवादी को ये परिवर्तन पसंद नहीं था। इसके बाद अगर कहा जाए तो यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था, यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था, यानी कि अब जो ब्रिटिश थे पूर्ण रूप से सामने आ गए थे और हमारे सारे मामलों में वो हस्तक्षेप कर रहे थे, जो हमारे भारतीय समाज को अच्छा नहीं लग रहा था। देखिएगा तो मिशनरियों को अनुमति मिलती है, मिशनरियों को अनुमति दी जाती है कि आप भारत जाइए और यहाँ पे ईसाई धर्म ये सब का प्रचार कीजिए। और 1856 में डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता
अधिनियम को लागू किया था? अधिनियम को लागू किया था, लागू किया था। यानी कि 1856 में डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया। यानी इसके अनुसार यह कहना था कि किसी भी व्यक्ति की धर्म परिवर्तन करने में उसे पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदू से ईसाई बनना चाहते हो, ईसाई से मुस्लिम में जाना चाहते हो, तो आप बन सकते हो। आपका संपत्ति का जो अधिकार है वो कोई छीनेगा नहीं। ठीक है। और साथ ही साथ इन्हीं के अनुसार, यानी सामाजिक धार्मिक कारण के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार धर्म परिवर्तित आप कर सकते हैं, धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने भारतीयों को सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किए हैं और प्लासी के युद्ध के पश्चात ही ब्रिटिशों का हस्तक्षेप धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ने लगा था। और भारत में ब्रिटिशों के द्वारा 3 अधिनियम मुख्य रूप से पारित किए गए, जैसे कि सती प्रथा, जो कि 1829 में किया गया था और इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन लाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सुधारा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है 1843 में बलि प्रथा निषेध अधिनियम, जिसे लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा सुधारा जाता है। इसके बाद आता है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट 1856 और इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ठीक किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ठीक किया जाता है। इसी में आप देखिएगा कि जितने भी अधिनियम हैं, इस अधिनियम से भारतीय परंपरागत सामाजिक प्रणाली में हस्तक्षेप किया। ठीक है। जिससे कुछ भारतीयों ने इनका विरोध किया था, सब भारतीय नहीं, कुछ भारतीयों ने, जो रूढ़िवादी थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है। और ब्रिटिशों के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति एवं धर्मांतरण की अनुमति दी गई। और 1856 में ही बताए थे अभी कि डलहौजी के काल में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। और इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की धर्म परिवर्तन करने में भी उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, यानी उसे ये हटाया नहीं जा सकता। और इसी अधिनियम ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासकों के प्रति रोष की भावना भर दी। ठीक है। यानी और ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न कर दिया कि हम किसी और धर्म को मानेंगे, फिर भी मेरे पैतृक संपत्ति में आप उसको अधिकार दोगे। तो इससे जनता में और ज़्यादा गुस्सा ये सब उत्पन्न होना शुरू हो गया। इसी के बीच में देखते हैं कि एक और कारण निकल के आती है, उभर के आती है, जिसे आर्थिक कारण कहते हैं, आर्थिक कारण कहते हैं। अगर हम लोग आर्थिक कारण के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें कर की जो दर थी वो ऊंची हो जाती है, कर की ऊंची दर हो जाती है। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश और टैक्स ये सब ज़्यादा लगाने लगते हैं। साथ में भू राजस्व व्यवस्था का शोषण होने लगता है, व्यवस्था का शोषण शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ब्रिटिशों ने गांवों की आत्मनिर्भरता ठीक है, समाप्त कर दी थी। आत्मनिर्भरता क्या कर दी? समाप्त कर दी। यानी अब गांव दूसरे पे डिपेंड होने लगे और यहाँ से जितने भी औद्योगिकरण थे सब समाप्त हो गया, यानी कि अनौद्योगिकरण आ गया। ठीक है। यानी कि और यहाँ से आप देखिएगा कि भारत में ब्रिटिशों की शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, कर की ऊंचे दर हुई, भारतीय उद्योग का विनाश हुआ। ठीक है। यहाँ से आप और देख सकते हैं कि धन का निष्कासन होने लगता है, धन का
निष्कासन होने लगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिएगा तो कृषक जो समुदाय थे तो वो अब पीछे होने लगे थे, यानी उनका पिछड़ापन ये सब शुरू हो गया। कृषक समुदाय का पिछड़ापन देखने को यहाँ मिलता है, पिछड़ापन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ आप देखिएगा कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। ठीक है, अकालों की बारंबारता बढ़ती चल जाती है, अकालों की बारंबारता बढ़ने को दिखती है यहाँ पे, और ज़्यादा अकाल देखने को मिलती है, क्योंकि 24 अकाल तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि जो ब्रिटिश है उन्होंने गांव की आत्मनिर्भरता को भी समाप्त कर दिया था। तो यह भी एक कारण है 1857 की क्रांति का। इसके बाद और हम लोग कारण पे चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि सैन्य कारण। तो अगर हम लोग सैन्य कारण पे बात करें, ठीक है, सैन्य कारण, सैन्य कारण, ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो भारतीयों एवं यूरोपियों में भेदभाव होने लगा, भारतीयों एवं यूरोपियों में भेदभाव होने लगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति को एक इतिहासकार हैं, ठीक है, एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार जिनका नाम आरसी मजुमदार है। क्या नाम है? आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार जी का कहना था कि इन्होंने 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। क्या कहे हैं? सिपाही विद्रोह कहा है कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह है। और इस समय भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों के बीच भेदभाव ये चल रहा था, यानी ब्रिटिश का इसमें चरम पे था। यानी इनके अनुसार कहने का मतलब था कि भोजन, पद, वेतन, ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। इन सभी चीज़ों में भेदभाव हो रहा था, यानी भारतीयों को यूरोपियों की अपेक्षा कम वेतन दिया जा रहा था, खराब भोजन मिल रहे थे, छोटे पद मिल रहे थे और निम्न स्तर के कपड़े मुहैया कराए जा रहे थे। और यही सब भेदभाव से भारतीय सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ। रोष मतलब कि विद्रोह उत्पन्न हुआ और विद्रोह की स्थिति बनी और भारतीय सैनिकों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के लिए नियुक्त किया जाता था। यानी कि अगर हम लोग सेवा क्षेत्र के बारे में बात करें, सेवा क्षेत्र के बारे में, तो इसमें से जो भारतीय होते थे, भारतीय, तो इनको दुर्गम क्षेत्रों पे भेजा जाता था, दुर्गम क्षेत्र पे, कि वहाँ पे जाओ और आप युद्ध करो। और वहीं पे जो यूरोपीय थे, यूरोपीय, ठीक है, तो इनको सुगम क्षेत्रों में भेजा जाता था, सुगम क्षेत्र में, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ये सब न हो। तो भारतीय सैनिकों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के लिए नियुक्त किए जाते थे, जबकि यूरोपियों को सुगम क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते थे। देखिएगा कि भारतीयों को समुद्र यात्रा के लिए भी मतलब कि उनको प्रेशर दिया जाता था, जबकि भारतीय समुद्र यात्रा को अपवित्र मानते थे। और यही सब कारण से सैन्य कारण की भी स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तात्कालिक कारण के बारे में, तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं, जिसमें कैनिंग आते हैं। लोग बात करें तात्कालिक कारण के बारे में, तो इसमें देखने को मिलता है कि 1856 में, ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत कैनिंग आते हैं। कैनिंग यानी इनका पूरा नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इन्होंने लागू किया था
लागू किया था? इन अ फील्ड राइफल, इसे इन्होंने लागू किया था। यानी कहने का मतलब है कि 1856 में डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग अगले गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए, और लॉर्ड कैनिंग ने भारत में एक बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे, पहले एक हमारे यहाँ बंदूक चलता था सेना में जिनका नाम है ब्राउन बेस, ठीक है, तो उसके स्थान पे इना फील्ड राइफल सेना में लागू कर दी, जिसके कारतूसों पे, ठीक है, जिसके कारतूसों पे कहा जाता है कि गाय एवं सूअर की चर्बी लगी हुई रहती थी, गाय और सूअर की चर्बी, ठीक है, यानी कि कारतूस पे कहाँ लगती थी? तो कारतूस पे लगी होती थी, और इसे गन में लोड करने से पहले मुंह से खींच कर हटाना पड़ता था इस कारतूस को, जिसने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को ही धार्मिक भावनाओं से आहत किया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों क्या होते हैं? धार्मिक भावनाओं से आहत होते हैं, यानी कि इन्हें दुख होता है, ठीक है, और जिसके कारण इनमें गहरा असंतोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह जो विद्रोह है इसे तात्कालिक कारण माना जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो इनाफील्ड राइफल लागू करने से पहले, ठीक है, एक था पहले कौन सा? तो बंदूक ब्राउन बेस, इसके स्थान पे इनाफील्ड राइफल लागू किया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1857 की विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार होता है और उसके क्या क्या कारण है। अब हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में कि इसके विद्रोह का, या जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और विद्रोह का विस्तार कैसे कैसे होता है और यह कहाँ तक जाता है, इसका परिणाम क्या होता है। यानी अगले लेक्चर में 1857 की क्रांति का पूरा हम लोग पढ़ेंगे।